जय हिंद दोस्तों, दिस इज़ लेक्चर नंबर 2 ऑफ वेक्टर्स, जहाँ पे अभी बात चल रही है एडिशन ऑफ वेक्टर। दो वेक्टर को हम ऐड करने जा रहे हैं। तो पहले तो हम यहाँ पे देखते हैं कि एडिशन के अंदर जब हम करेंगे दो वेक्टर्स को ऐड, क्या क्या बेसिक मौलिक चीज़ें क्या क्या ज़रूरी है पढ़ना। ठीक है, पहले तो हम देखते हैं कि एक प्रैक्टिकल सिचुएशन यहाँ पे प्लॉट कर लेते हैं। ठीक है, कोई एक बक्सा है, ठीक है, ब्रिक, लेट्स से दिस इज़ अ ब्रिक और एनी ऑब्जेक्ट। इसके ऊपर हम फोर्स लगा रहे हैं, दो फोर्सेस हम लगाते हैं इसके ऊपर। पहला फोर्स मान लो यहाँ पे लग रहा है 3 न्यूटन का, और इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन का। ठीक है, तो ये बॉडी के ऊपर रिजल्टेंट फोर्स कहाँ और कितना लगेगा ये हमें करना है। मतलब 3 न्यूटन वेक्टर को 5 न्यूटन वेक्टर के साथ जोड़ना है, तो क्या तरीका है। पहले विजुअलाइजेशन बढ़ा लेते हैं यहाँ से इसी सिचुएशन को। अगर मान लो कि मैं 3 न्यूटन का फोर्स नहीं लगाता, समझो मेरी बात को, 3 न्यूटन का फोर्स नहीं लगाता, सिर्फ 5 न्यूटन का फोर्स इस ऑब्जेक्ट के ऊपर में लगाता, तो ऑब्जेक्ट कहाँ मूव होता बेटा, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव होता। यस और नो, यस और नो, ओके। और अगर सिर्फ यहाँ पे हम अगर हम 3 न्यूटन का फोर्स लगाते तो बॉडी कहाँ मूव होती, इस डायरेक्शन में मूव होती, राइट। अगर साथ में इन दोनों फोर्सेस को हम लगा देते हैं तो बॉडी कहाँ मूव होगी बेटा, क्या लगता है, बॉडी यहाँ मूव नहीं होगी, इन दिस डायरेक्शन समवेयर हियर। एग्री करते हो मेरी बात को? यस सर। राइट, दो फोर्सेस मिक्स करने से बॉडी इधर चली जाएगी। हम विजुलाइज कर सकते हैं, किसी भी टेबल के ऊपर दो फोर्सेस लगा दो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, वो थोड़ी टेढ़ी जाएगी इधर। इसको कहते हैं रिजल्टेंट। इसको क्या कहेंगे, रिजल्टेंट ऑफ दिस टू वेक्टर्स। तो इसको मैंने क्या कहा, इसको मैंने कहा एक वर्ड यूज़ किया रिजल्टेंट। ये थोड़ा नया वर्ड है ना हमारे लिए। रिजल्टेंट मतलब इन दोनों का मिला के फाइनल रिजल्ट क्या आया, वो रिजल्टेंट वेक्टर इधर आएगा। ठीक है, उसका आंसर हमें फाइंड आउट करना है। तो ये जो सिचुएशन है ना, ये सिचुएशन हम थोड़ा सा वेक्टर के फॉर्म में समझते हैं। इन एरो को देखा हमने, 5 न्यूटन ऊपर लग रहा है, 3 न्यूटन इधर लग रहा है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, ये 5 न्यूटन को फोर्स को, ऑब्जेक्ट को मैंने सिंपली ऐसे पॉइंट से दिखा दिया। इस ऑब्जेक्ट को हमने पॉइंट से दिखा दिया, अच्छा बात है सर। और ये जो 3 न्यूटन का फोर्स है इधर दिखा दिया मैंने 3 न्यूटन। ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, पॉइंट मास से दिखाया। 5 न्यूटन का फोर्स है, 5 न्यूटन का फोर्स मैंने यहाँ दिखा दिया, दिस इज़ 5 न्यूटन का फोर्स। क्या अभी यहाँ पे देख सकते हैं क्या हम, इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना है। कैन यू विजुअलाइज द एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर्स, कितनी एंगल है, कितना होगा ये एंगल, 90 डिग्री होगा। ठीक है, यहाँ से बहुत ज़रूरी पॉइंट निकल के आया है। मतलब यहाँ पे ये जो 3 वेक्टर है और ये जो 5 न्यूटन का वेक्टर है, उसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, राइट। अगर हम चाहे तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ये 3 न्यूटन का वेक्टर यहाँ पे, और ये जो 5 न्यूटन मैंने यहाँ से दिखाया है ना, मैं इधर से भी निकाल सकता हूँ। 5 न्यूटन का वेक्टर मैं यहाँ से भी निकाल सकता हूँ, कोई चिंता नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये दोनों रिप्रेजेंटेशन सही है। इसका मतलब क्या हुआ कि वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं उसका बिना मैग्नीट्यूड चेंज करे और बिना डायरेक्शन चेंज करे उसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ या मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। ठीक है, ये पहली बात हमने यहाँ पे की। ठीक है, तो इस डायग्राम को हमने वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट किया। तो यहाँ से एक बात निकल के आई, यू कैन रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन बाय दिस डायग्राम। ठीक है, तुम कहोगे सर ऑब्जेक्ट कहाँ गया, ऑब्जेक्ट को हमने सिंपली एक छोटा सा पॉइंट बना दिया। ठीक है, इस सिचुएशन में तुम कहोगे सर ऑब्जेक्ट कहाँ गया, ऑब्जेक्ट नहीं बताया, लेकिन हमने यहाँ पे वेक्टर का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड बिना चेंज करे हमने यहाँ पे ये एरोज शिफ्ट कर दिए। मतलब ये वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में हम एरो को कहीं पे भी घुमा सकते हैं, ये मुझे बताना है बस। चाहे मैं एरो को 5 न्यूटन के एरो को यहाँ लिखूँ, यहाँ लिखूँ, यहाँ लिखूँ या यहाँ लिखूँ, स्पेस में मैं इसको कहीं पे भी लिख सकता हूँ, यहाँ लिख सकता हूँ। ठीक है, कभी भी इसका मीनिंग चेंज नहीं हुआ है। देखो डायरेक्शन अभी भी ऊपर की दिशा में है और मैग्नीट्यूड अभी भी 5 न्यूटन है। सो आई कैन ईजिली मूव दिस वेक्टर इन एनी डायरेक्शन। ठीक है, सो चाहे हम यहाँ पे लिखें और चाहे यहाँ लिखें। ठीक है, सेकेंड पॉइंट,
कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ मैं, 2 बार 3 बार समझाऊंगा, यू हैव टू होल्ड विथ मी, राइट। पहले हमने ये बात की। अभी रिजल्टेंट कहाँ आएगा, ये बात होती है। रिजल्टेंट कहाँ आएगा इन दोनों का, मतलब आंसर कहाँ आएगा। अगर इस फॉर्म में हम लिखते हैं, इस फॉर्म में अगर इस सिचुएशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं, बड़ा ईजी है, तो जो रिजल्टेंट आंसर है वो इन दोनों के बीच में आएगा। इन दोनों के एडिशन का जो आंसर होगा ना, इन दोनों के बीच में आएगा यहाँ पे कहीं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम आंसर निकालेंगे, द रिजल्टेंट वेक्टर, जिसको हम आर से दिखा दे क्या, ये इस डायरेक्शन में आएगा। और फिर हमें पूछते हैं कि फिर इसका मैग्नीट्यूड कितना और इसका एंगल या अल्फ़ा कितना रहेगा। ये 2 चीज़ें हमें निकालनी पड़ेगी। पहले तो हम जान लेते हैं कि लिखते कैसे हैं, राइट। अगर इस फॉर्म में अगर कभी हम लिखते हैं, इस फॉर्म में अगर कभी हम लिखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे रिजल्टेंट इस प्रकार से आता है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो जो इस फॉर्म में लिखते हैं वो कहते हैं पैरेललोग्राम एडिशन, इसको कहते हैं पैरेललोग्राम फॉर्म, कि पैरेललोग्राम फॉर्म में तुमने इसे लिखा, समझाऊंगा मैं। इसको कहते हैं ट्रायंगल फॉर्म, इसको क्या कहते हैं हम, ट्रायंगल फॉर्म। मतलब 2 वेक्टर के एडिशन के लिए ये एरो को कैसे लिखते हैं वो हम बताते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा समराइज कर लेते हैं और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं, ठीक है। हमें, हमारा पर्पज़ क्या है, हमें एडिशन करनी है 2 वेक्टर्स की। ये रियल लाइफ सिचुएशन को, 3 न्यूटन और 5 न्यूटन का फोर्स किसी के ऊपर लग रहा है, हमने विजुअलाइज किया कि फाइनली बॉडी यहाँ पे मूव होगी। तो इसको जब हम लिखेंगे ग्राफिकली, तो 3 न्यूटन को हमने यहाँ लिखा और 5 न्यूटन को एक ही पॉइंट से ज्वाइन करते हुए कॉन्करेंट फोर्सेस जिसे कहते हैं, एक ही पॉइंट से निकलने वाले 2 एरो हमने बताए, एक ऊपर 5 न्यूटन और एक हॉरिजॉन्टली 3 न्यूटन, ठीक है। और इसका जो आंसर आएगा वो इसके बीच में आएगा कहीं, वो कितने एंगल पे आएगा और कितने मैग्नीट्यूड का आएगा, वही तो हमें निकालना है, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, पैरेललोग्राम फॉर्म लिखते हैं, ठीक है। क्यों लिखते हैं पैरेललोग्राम फॉर्म, क्योंकि यहाँ से अगर हम पैरेलल लाइन निकालते हैं और यहाँ से पैरेलल लाइन निकालते हैं, ये पैरेललोग्राम बन जाता है और 2 अपोजिट एंड्स को ज्वाइन करने वाला जो डायगोनल होता है वो हमारा रिजल्टेंट होता है। इतने डीप अंदर जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं हमें, ठीक है। अगर तुम इस फॉर्म में लिखना चाहोगे, ये सिचुएशन को हम इस फॉर्म में लिखते हैं, ये 3 न्यूटन, ठीक है, 3 न्यूटन के यहाँ से ऊपर मैंने 5 न्यूटन लिखा, ठीक है। तो जो फर्स्ट वेक्टर है इसको कहते हैं टेल, व्हाट यू कॉल इट एज, ये जो एरो होता है ना, ये एरो, लॉजिकल बात है, इसको कहेंगे टेल। और ये जो एरो का ये पॉइंटेड हेड है इसको कहेंगे हेड, टेल और हेड। तो यहाँ मैंने टेल टू टेल ज्वाइन किया है 2 वेक्टर्स को, तो भी चलेगा। हेड और टेल को ज्वाइन कर दो तो भी चलेगा। तो यहाँ पे जब हम इसके हेड के ऊपर दूसरे वेक्टर का टेल लगा दिया, इस फॉर्म को कहेंगे हम ट्रायंगल फॉर्म, ठीक है। और यहाँ पे रिजल्टेंट कैसे दिखाएंगे हम कि इन दोनों वेक्टर का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड कैसे आएगा, वो क्या करना, पहला वेक्टर का जो टेल है और दूसरे वेक्टर का हेड है, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट को सीधा सीधा जोड़ दो यहाँ पे, ठीक है। इसको कहते हैं ट्रायंगल फॉर्म। अभी दोनों सिचुएशन में देखो, रिजल्टेंट का डायरेक्शन एक ही दिशा में दिखा रहा है, मतलब ये आंसर, ठीक है। ये रहा इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ज़्यादा इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, इसके अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अभी हमें ज़रूरी एक फॉर्मूला है 2 वेक्टर को ऐड करने का। पहले हम फॉर्मूला लिखूंगा, उसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे और लास्ट में मैं बताऊंगा ये फॉर्मूला मैंने लाया कैसे, सबसे सही तरीका रहेगा ये। सुनो बात को, इसको मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, ठीक है। इसको मैं थोड़ा बॉक्स कर देता हूँ, इसको हम कहेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। इसको हमने कहा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2 वेक्टर, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2 वेक्टर्स, ठीक है। जस्ट अ मिनट। ओके, अभी हम फॉर्मूला देखते हैं, इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। ये पहली बात हमने यहाँ पे की, दूसरी बात हम यहाँ पे करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं एक बॉक्स बना देता हूँ, एवरीथिंग शुड बी नीट एंड क्लीन, एंड आई एक्सपेक्ट कि तुम लोग भी जब तुम्हारे नोटबुक में लिखोगे तो बहुत नीट एंड क्लीन तरीके से लिखना, ताकि खुद को भी एक आनंद मिले जब हम हमारे खुद के नोट्स पढ़ें, ठीक है। सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में हम इसे लिखेंगे, ठीक है। हमारे पास एक फॉर्मूला आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ 2 वेक्टर, ठीक है, जिसको हम लिखेंगे आर
और 2 वर्टिकल लाइंस यहाँ पे बताएंगे। अंडर रूट ऑफ, कल भी मैंने ये फॉर्मूला लिखा था, अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। ठीक है, इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके यहाँ पे ये जो रिजल्टेंट है हमारा 3 न्यूटन और 5 न्यूटन, रिजल्टेंट कितना आएगा वो फॉर्मूला हमें मिल गया ये वाला। कुछ प्रैक्टिस करते हैं इसके ऊपर और फिर हम ये फॉर्मूला का डेरिवेशन करेंगे। ठीक है, तो पहली बात हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन प्लॉट किया और दूसरी बात हमने फॉर्मूला पाया कि ये जो रिजल्टेंट है मतलब नेट फोर्स कितना लगेगा अगर 3 न्यूटन और 5 न्यूटन का फोर्स किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर हम लगा रहे हैं। तो इतनी बात पकड़ लो, टॉपिक यही ख़त्म हो जाएगा तुम्हारे लिए। ठीक है, अभी यही एग्जाम्पल को हम नेक्स्ट पेज पे लेते हैं। सेम एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ। लेट मी टेक द एग्जाम्पल फ्रॉम हियर टू हियर। ठीक है, और मैं इसको क्वेश्चन बना देता हूँ। फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ 2 गिवन वेक्टर्स, गिवन वेक्टर्स। सर आप थोड़ा आज स्लो क्यों सिखा रहे हो इतना? बहुत ज़रूरी बात है, बच्चे छोड़ देते इसको। सर आप 2-3 बार सेम चीज़ रिपीट क्यों कर रहे हो? क्योंकि एक ही बार बताने से अगर दिमाग में चली जाती तो कितना आसान हो जाता। राइट, चलो तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले काम क्या करना है, ये कहीं भी कैसे भी वेक्टर लिखे हो, ठीक है, इसको हम एक पॉइंट से ड्रॉ करके लिखेंगे। ये जो 2 फॉर्म है, इन दोनों फॉर्म में से कोई भी एक सुटेबल फॉर्म है, ज़्यादातर हम यही फॉलो करते हैं। विल पुट वेक्टर्स इन दिस फॉर्म ओनली। तो मैंने यहाँ पे लिखा एक पॉइंट से 3 न्यूटन निकाला। 3 न्यूटन हॉरिजॉन्टल क्यों निकाला? क्योंकि एक्चुअल सिचुएशन में 3 न्यूटन हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, 5 न्यूटन कहाँ है? वर्टिकल डायरेक्शन में, तो मैंने इसी पॉइंट से वर्टिकल डायरेक्शन में 5 न्यूटन निकाला। एरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या सर हमें ये पेन पेंसिल पट्टी से एक्चुअल मेजर करना पड़ेगा कि ये नहीं, ये रफली निकाल देना है ऐसे। ठीक है, और हमें पता है इसका रिजल्टेंट कहाँ आएगा? इसके बीच में आएगा। द रिजल्टेंट, इसका जो आंसर आएगा इसके बीच में आएगा, आर। ठीक है, वो कितना है वो हमें निकालना है। तो उसका फॉर्मूला हमने जस्ट पहले लिखा था, अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। इस फॉर्मूला को एक बार मेरे साथ समझ लो, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा तुम लोगों से। ठीक है, हम 2 वेक्टर से ना, और ये फॉर्मूला 2 वेक्टर के एडिशन का फॉर्मूला है। यहाँ पे किसी दोनों में से एक को p मान लो। मैं यहाँ पे p मान लेता हूँ 3 न्यूटन को, और q मानता हूँ मैं 5 न्यूटन को। कोई मुझे यहाँ से थीटा बता सकता है क्या? जिसकी दिमाग की बत्ती जली होगी, कोई थीटा बताएगा? यस, फिर से एक बार ट्राई करो। थीटा कितना होगा यहाँ पे? सर 0 है ना 90। What will be theta? Theta is nothing but angle between given 2 vectors. हमारे 2 वेक्टर के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो cos 90 0 होगा, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। थीटा कितना होगा यहाँ पे? इट विल बी 90 डिग्री। क्यों 90 डिग्री होगा? देख सकते हो कि 3 न्यूटन और यहाँ पे 5 न्यूटन के बीच में, ये दोनों परपेंडिकुलर है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना होगा? 90 डिग्री होगा। ठीक है, चिंता नहीं करना, क्वेश्चन में सभी चीज़ें गिवन होती है अप्रोप्रिएटली। कभी पूछेंगे बच्चे सर अगर ऐसी सिचुएशन है, ये 3 न्यूटन और 5 न्यूटन, हमें कैसे पता चलेगा कि इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? वैसे क्वेश्चन की सिचुएशन प्लॉट करके वैसे सफिशिएंट डेटा गिवन दिया जाएगा, सो उसकी चिंता नहीं। पहले यहाँ पे समझो मैं क्या बताना चाहता हूँ। तो हमारा जो नेट फोर्स बॉडी के ऊपर कितना लगेगा उसका फॉर्मूला हमें मिल गया। मैंने P को 3 न्यूटन, Q को 5 न्यूटन, और यहाँ से थीटा हमने देखा कि जो 2 गिवन वेक्टर्स हैं उनके बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री है। वो हम यहाँ पे पुट करते हैं, तो मुझे पुट करके कोई बता सकता है कितना आंसर आएगा? 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू कॉस ऑफ 90 डिग्री हम लिखेंगे। कॉस 90 पता है ना कितना होता है? 0 होता है। वो पुट करेंगे तो मेरा आंसर क्या आएगा बच्चों? 3 स्क्वायर प्लस, यस, प्लस 5 स्क्वायर। तो हमारा आंसर कितना है यहाँ से? ये 9 प्लस 25 कितना आएगा? 34। तो रिजल्टेंट जो है वो आएगा √34। ठीक है, राइट, √34 मतलब लगभग किसके बराबर आएगा? 5 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। लेट इट बी √34 न्यूटन। मतलब इन दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट इफेक्ट है यहाँ पे वो कितना है? √34 न्यूटन।
मतलब बॉडी के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है इन दोनों का मिला के, √34 न्यूटन। इफ़ समबडी इज कंफ्यूज कि √34 क्या होता है, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, तो √34 कहाँ पे आएगा, 5 और 6 के बीच में आएगा। सो जस्ट फॉर विजुअलाइजेशन हम मान लेते हैं ये है 5.4 समथिंग। सो जो रिजल्टेंट फोर्स इस बॉडी के ऊपर लग रहा है वो कितना लग रहा है 5.4 न्यूटन, या टू बी प्रिसाइज √34 न्यूटन। ठीक है, हम थोड़े यही टाइप के प्रैक्टिस कर लेते हैं और फिर इसी को ही हम देखेंगे कि ये एंगल भी पूछते हैं हमें। ये जो रिजल्टेंट फोर्स लग रहा है ना, उसका हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल कितना है, ये दो चीज़ें यहाँ पे ज़रूरी है। वो थोड़ी देर बाद उसे डील कर लेते हैं हम, और 2 क्वेश्चन सॉल्व करते इसी प्रकार के, ताकि हमारा ये जो फॉर्मूला है ये हमारे खोपड़ी में अच्छी तरह से फिट हो जाए। ठीक है, तो मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें किसी को कुछ भी दिक्कत हो तो प्लीज़ मला विचारा, कुछ भी प्रॉब्लम बताइए प्लीज़, फील फ्री टू आस्क। चलो पुढे मी, डन, ऑल गुड। यस सर। ठीक है, चलो और एक क्वेश्चन लेता हूँ मैं, एग्जाम्पल। ठीक है, 2 वेक्टर्स, लैंग्वेज में लिखते हैं ताकि थोड़ा फील भी आ जाए हमें। 2 वेक्टर्स 10 यूनिट्स and 5 units make an angle 60 degree with each other. Find the magnitude of the resultant of these two वेक्टर्स। इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल दिया है 60 डिग्री। तो ये बताया नहीं है कि फोर्स है क्या है। तो अगर कभी हमें मेंशन नहीं करना है कि ये कोई क्वांटिटी फोर्स है, एक्सेलरेशन है, तो इसके सामने हम लिख लेते हैं यूनिट्स। तो यू कैन कंसिडर इट इज़ एज अ फोर्स 10 न्यूटन और 5 न्यूटन। ठीक है, अगर स्पेसिफाई नहीं करना है तो आगे लिखते हैं वो लोग 10 यूनिट या 5 यूनिट्स। ठीक है, ओके। अब हम साथ ही साथ क्वेश्चन को पढ़ते हैं और मैं सॉल्व करता हूँ, तुम लोग थोड़ा सा देखना यहाँ पे। ठीक है, 2 वेक्टर्स 10 यूनिट एंड 5 यूनिट मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विथ ईच अदर। ठीक है, तो 2 वेक्टर हैं, एक 10 यूनिट है और एक 5 यूनिट है। ठीक है, मान लो कि एक वेक्टर है जिसको इस एरो से मैं दिखा रहा हूँ, कोई भी ओरिएंटेशन में निकालो, मैंने हॉरिजॉन्टल निकाला। ठीक है, और दूसरा वेक्टर है वो कितना यूनिट है, वो है 5 यूनिट्स का, 5 यूनिट्स का वेक्टर है ये। ठीक है, और इनके बीच में एंगल कितना गिवन है 60 डिग्री। तो मैं क्या करता हूँ, इसको उठा लेता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक है, जो दूसरा वेक्टर है और इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो एंगल कितना गिवन है, थोड़ा ऊपर, हाँ फील आ जाए। इनके बीच में एंगल कितना गिवन है 60 डिग्री है, और ये जो दूसरा वेक्टर है वो कितना है 5 यूनिट्स का। तो इनका रिजल्टेंट क्या आएगा, ऐसा पूछा है। तो थोड़ा फील लेने के लिए तुम सिचुएशन क्रिएट कर सकते हो माइंड में कि कोई बॉडी है, बॉडी के ऊपर 10 यूनिट का फोर्स यहाँ लग रहा है और यहाँ पे हम इसे खींच रहे हैं 5 यूनिट के फोर्स है। मतलब एक बॉडी के ऊपर लेट्स से कि 2 फोर्सेस लग रहे हैं जिनके बीच में 60 डिग्री का एंगल है। तो रिजल्टेंट ये बॉडी कहाँ मूव होगी और कितने मैग्नीट्यूड से मूव होगी, ऐसा सवाल है। ठीक है, राइट। कैसे सॉल्व करेंगे, बड़ा सिंपल है। हमें फॉर्मूला पता है, रिजल्टेंट ऑफ दिस 2 वेक्टर का फॉर्मूला √p² + q² + 2pq cos थीटा। ओके, p कुछ भी मान सकते हैं, दोनों में से 10 में और 5 में से। मैं इस बार p को 5 यूनिट्स मान लेता हूँ, 5 यूनिट्स। q को मैं मानता हूँ 10 यूनिट्स। कोई मुझे बताएगा इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? 60 डिग्री। सीधा सीधा साफ गणित है, 60 डिग्री गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, अभी क्या करना है, बस पुट कर देना है, हमारा आंसर आ जाएगा। सो रिजल्टेंट ऑफ दिस 2 वेक्टर विल बी 5² + 10² + 2 × 5 × 10 × cos 60 डिग्री। ठीक है, वैल्यूज पुट करना है अभी, क्या बच्चों का खेल है। 5² = 25, 10² 175 प्लस
ये कितना आ जाएगा, इसको 2 5 10 इंटू कॉस 60 1/2, 1 ठीक है। by 2. तो ये 2 और 2 चला जाएगा, यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। तो ये दिखेगा 125 125 प्लस ये कितना हो जाएगा 50, तो ये कितना आ रहा है √175। ओके, दिस इज़ आवर आंसर यूनिट्स। हाँ, इसे और सिंप्लीफाई किया जा सकता है, हम इतना ही रखना चाहते हैं इसको। तो जो रिजल्टेंट है इन दोनों वेक्टर्स का, कौन से दो वेक्टर, 10 यूनिट और 5 यूनिट जिसके बीच में एंगल 60 डिग्री है, इसका जो रिजल्टेंट है वो इसके बीच में ही आएगा कहीं। कितने यूनिट का होगा ये, √175 यूनिट का, ठीक है। क्लियर है ये, यस नो बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन ले और, ठीक है। हाँ, इसे सॉल्व करना चाहोगे और कोई कंसर्न है कि सर √175 को सॉल्व नहीं होगा, कर सकते हैं। 25 इंटू कितना, 7 या 8, 7, ठीक है। तो √25 कितना हो जाएगा 5, सो आंसर क्या आएगा मेरा 5√7 यूनिट्स। इफ़ आई वांट टू सॉल्व दिस, √175 को 25 इंटू 7 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते बेटा, और 25 बाहर आके कितना बनेगा 5, ठीक है। चलो और एक एग्जांपल लेते हैं, 2-3 चीज़ें क्लियर कर लेते हैं। इस एग्जांपल में हम क्या करते हैं अभी, लेट्स टेक एन एग्जांपल। P इज इक्वल्स टू दिया है, मान लो 5 मीटर पर सेकेंड, और Q दिया है लेट्स से 10 मीटर पर सेकेंड, एंड एंगल बिटवीन देम, मैं लैंग्वेज को रिड्यूस कर रहा हूँ, क्वेश्चन की लैंग्वेज को मैं रिड्यूस करता हूँ। दो वेक्टर्स है, एक P है एक Q है, और इनके बीच में एंगल है, एंगल बिटवीन देम इज 120 डिग्री। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ दीज टू वेक्टर्स। चलो देखते हैं कौन इसे कर पाता है। दो वेक्टर्स हैं, इनके बीच में एंगल 120 डिग्री का है, और हमें वही फॉर्मूला डाल के मैग्नीट्यूड निकालना है, इन दोनों की एडिशन करनी है। मैग्नीट्यूड ऑफ, रिजल्टेंट वर्ड खा गया मैं, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर। रिजल्टेंट निकाला मतलब इनके एडिशन। ओके, आर्यन का आंसर आया है। आयुष बेटा कम ऑन, पिक इट अप। श्रद्धा आंसर बता रही है। डिम्पल, दिशा 5. √35, मानस, पार्थ 65. 65, वेज 65। भूख लग गई वेज 65 सुन के। श्रेया, सुदर्शन, युक्ता, वसुंधरा, शेख हमीद, सर्वेश, राधिका, चलो बताओ, पार्टिसिपेट करो बेटा। पढ़ेंगे तभी बढ़ेंगे। √75 आ रहा है, ठीक है। √75 That √170. हाँ सर 175 175। चलो, दूध का दूध पानी का पानी करने का वक्त आ गया है। विल यूज़ दिस फार्मूला √p² + q² + 2pq cos थीटा। एक बात दिमाग में हमारी खोपड़ी में, विल पुट इनसाइड आवर ब्रेन, क्या बात है वो, कि हमें दो वेक्टर का एडिशन के लिए ही ये फार्मूला यूज़ करना है। 3 वेक्टर आ गए तो उसको अलग प्रकार से डील किया जाता है, ठीक है। ये सिर्फ 2 वेक्टर के एडिशन का फॉर्मूला है, ठीक है। ऑल राइट, सो रिजल्टेंट हम यहाँ से निकालेंगे। P को 5 पुट कर दो क्या, 5² + 10² + 2 × 5 × 10 इंटू, यहाँ पे गिवन है एंगल दोनों के बीच में 120 डिग्री का। बड़ा सिंपल है, फॉर्मूला उठा के लगा रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। ओके, तो ये 25 हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, ये 2 × 5 × 10 को मैं थोड़ी देर के लिए एज इट इज़ रखता हूँ,
मुझे कोई बस cos 120 की वैल्यू बता दे। -1/2. वाह, क्या होशियार हो गए बच्चे, वेरी गुड। सेकंड क्वाड्रेंट में आता है ना ये, कॉस की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होती है। बेसिक लेक्चर में हमने देखा था, किसी का मिस हो गया तो बेसिक लेक्चर देख ले फिर से एक बार, ठीक है। नहीं तो कुछ ज़रूरत नहीं है, cos 120 की वैल्यू रट लो भाई थोड़ी देर के लिए, -1/2 होती है, ज़्यादा दिमाग क्यों लगा रहे हो। यहाँ ज़्यादा दिमाग लगाओ जो मैं सिखा रहा हूँ, ठीक है। सो cos 120 की वैल्यू -1/2 पुट कर दिया हमने, ये 2 से 2 मर गया। 100 और 25 125 माइनस माइनस 50 टी टी। सो रिजल्टेंट कितना आएगा, 75√75। तो इसको लिख सकते हैं हम 25 इंटू 3, थोड़ा सिंप्लीफाई करके, थोड़ा मैथ्स भी समझ लो। 75 को 25 इंटू 3 लिखेंगे, क्यों, क्योंकि √25 बाहर निकल के 5 बन जाएगा, तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 5√3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अगर इसको मैं सिचुएशन में बताऊँ, ठीक है, थोड़ा अगर विजुअलाइजेशन के फॉर्म में इस क्वेश्चन को मैं बताने की कोशिश करूँ, तो मैंने बताया कि मान लो कि कोई गाड़ी है, ठीक है, गाड़ी की एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड और गाड़ी की वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड। तो एक्चुअल गाड़ी की वेलोसिटी कितनी, तो वो रहेगी 5√3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। वाई डायरेक्शन में नहीं, कुछ एंगल बताना पड़ेगा हमें, इस एंगल में कुछ है, तो कितनी है ये, 10 मीटर पर सेकेंड, कितना एंगल, 120 डिग्री का, ठीक है, राइट। तो थोड़ा विजुअलाइजेशन धीरे धीरे हम टॉपिक के जब कोर में चले जाते हैं ना, तो विजुअलाइजेशन थोड़ा कम करना पड़ता है। स्टार्टिंग में थोड़ा विजुअलाइजेशन फील देना पड़ता है, स्टार्टिंग में फील आया तो अपने आप हम चले जाते हैं, ठीक है। चलो हम आगे चलते हैं, ये तो हुई बात रिजल्टेंट की। हम अभी किसी वेक्टर फॉर्म में पढ़ते हैं कुछ अलग चीज़, ठीक है, और इसका कुछ कनेक्शन हम यहाँ लगाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, ऑलराइट। अभी हम इसको ना, ये फार्मूला पकड़ में आया हमारे, दो वेक्टर के एडिशन का फार्मूला हमारे पास ये पकड़ में आया। थीटा की वैल्यू पुट करनी है और पी और क्यू को पुट करना है, हमें आंसर मिल जाता है, ठीक है। और मैं एक क्वेश्चन बना देता हूँ, इन विच ऑफ द फॉलोइंग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्टेंट ऑफ टू forces will be maximum for given situation। तीन सिचुएशन है बच्चों हमारे पास। P इज इक्वल्स टू, मैंने लिया 3 न्यूटन और दो फोर्स ले रहा हूँ मैं, एक P फोर्स है 3 न्यूटन और दूसरा फोर्स मैं Q सिंबल से दिखा रहा हूँ, दैट इज़ लेट्स से 4 न्यूटन, और इनके बीच में थीटा है 0 डिग्री। दूसरे सिचुएशन में इनके बीच में मैंने लिया थीटा 90 डिग्री। तीसरे सिचुएशन में मैंने लिया थीटा 180 डिग्री। सो इन तीनों सिचुएशन में अगर दोनों वेक्टर्स के बीच में जो कि फोर्सेस हैं, अगर एंगल 0 डिग्री है, 90 डिग्री और 180 डिग्री, कौन से सिचुएशन में आंसर सबसे मैक्सिमम आएगा वो हमें देखना है। 3 बार तुम्हें ये फॉर्मूला लगाना है, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे, हियर हियर एंड हियर। चलो सॉल्व करो। तो डायरेक्ट में लगा सकते हो। फॉर्मूला ही लगाना पड़ेगा ना हमारे पास। थीटा की वैल्यू पहले बार 0 डिग्री, दूसरी बार 90 डिग्री, तीसरी बार 180 डिग्री पुट करेंगे। सर आंसर 0 है। 0 क्यों, 0 नहीं आएगा, कोई भी केस में 0 नहीं आएगा आंसर।
So maximum theta is equals to 0 degree. 0 डिग्री पे आ रहा है, यस ये करेक्ट आंसर है। It's 7. मैक्सिमम वैल्यू इज 0 डिग्री। 0 डिग्री पे मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है। अब इसको कंक्लूड भी करेंगे, पहले तुम तीनों सिचुएशन में आंसर निकालो क्या क्या आ रहा है, ठीक है। लास्ट 30 सेकेंड्स, कम ऑन। So may I say? यस बिल्कुल बताओ। 90 डिग्री के लिए कितना है बेटा? So उसके लिए 5. उसके लिए 5। और 180 के लिए? 1. ओके, सो लेट्स अप्लाई फॉर 0 डिग्री। मैं ये हटा देता हूँ। फर्स्ट सिचुएशन, व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री, तो जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या रहेगा? मैं लिखता हूँ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस ऑफ 0 डिग्री, राइट। कॉस 0 कितना होता है बेटा? हाउ मच इज कॉस 0 डिग्री? 1 sir. सो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq, ठीक है। पहले हम इसको थोड़ा रिड्यूस कर लेते हैं कि जब एंगल दो वेक्टर्स के बीच में 0 डिग्री हो तो डायरेक्ट एक शॉर्टकट हमें मिल जाए, बार बार ये चीज़ करनी ना पड़े। तो मुझे यार ये कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, एक आइडेंटिटी होती है ना, दैट इज़ क्या इसको मैं p प्लस क्यू का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ? यस, बिकॉज इट इज़ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq लिखता है, तो स्क्वायर में अंडर रूट हट जाएगा। सो दिस इज़ नथिंग बट प्योरली एडिशन ऑफ दिस टू नंबर्स। तो जब थीटा 0 डिग्री हो तो दो वेक्टर्स को सीधा सीधा ऐड कर दो, जैसे स्केलर को ऐड करते 3 + 4 कर दो, तो ये कितना आ जाएगा? 3 + 4 दैट इज इक्वल्स टू 7 न्यूटन, ठीक है। ये रही बात जब एंगल दोनों के बीच में कितना हो? 0 डिग्री का रहे, ठीक है। ऑल राइट, सेकेंड सिचुएशन की तरफ हम बढ़ते हैं, ठीक है। तो एक फॉर्मूला हमें मिला रिजल्टेंट ऑफ दिस टू वेक्टर, जिसको मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ। ये यहाँ पे देखो, जब 90 डिग्री हो दोनों के बीच में एंगल, व्हेन सेकेंड सिचुएशन में हम देखते हैं व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, रिजल्टेंट ऑफ दिस टू वेक्टर विल बी इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस ऑफ 90 डिग्री। और कॉस 90 डिग्री 0 होता है, ये हमने लास्ट एग्जाम्पल में ही देखा था। तो अगर जब हम इसको पुट करेंगे तो ये टोटल टर्म 0 हो जाएगी जो 2pq कॉस थीटा की है। तो आंसर में क्या बचेगा? अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक है। मैं इसको भी थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। जब कभी दो वेक्टर्स के बीच में 90 डिग्री का एंगल हो, फिर से एक बार, दो वेक्टर्स के बीच में 90 डिग्री का एंगल हो, तब हम क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे? अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि कई बार बहुत सारे किताबों में डायरेक्टली ये मेंशन किया जाता है और बच्चे पूछते सर ये फॉर्मूला आया कहाँ से? वो ये बात समझ में नहीं आती उनके कि ये डायरेक्टली इस प्रकार से फॉर्मूला लिखा है, मतलब दो वेक्टर के बीच में एंगल कितना गिवन होगा? 90 डिग्री। कई बार दो वेक्टर को हम सीधा सीधा 3 + 4 कर देते, फिर बच्चे बोलते सर आपने कुछ भी सिखाया। देखो मैंने एक एग्जांपल देखा जहाँ पे दोनों वेक्टर को डायरेक्टली ऐड कर दिया। वो ये नहीं देखते कि उनके बीच में जब एंगल 0 डिग्री है तभी हम इसको डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं ना, राइट। चलो तो इसका आंसर निकाल लेते हैं हम। कितना आंसर आएगा यहाँ पे? अंडर रूट ऑफ 5 यस 5 Newton. 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, दैट इज अंडर रूट ऑफ 9 + 60 विच इज़ √25, दैट इज़ 5 न्यूटन। मतलब दो वेक्टर के बीच में एंगल 90 डिग्री हो तो उनका आंसर 5 न्यूटन आता है। दो वेक्टर के बीच में एंगल 0 डिग्री हो तो उनका आंसर 7 न्यूटन आता है। तो अभी वेक्टर की समझ हमें बढ़ने लगी कि दो वेक्टर क्वांटिटी के बीच में तुम एंगल चेंज कर दो तो उनकी एडिशन और इफेक्ट जो है वो अलग हो जाता है। तीसरा एग्जाम्पल हम मतलब थर्ड वैल्यू हम देखते हैं यहाँ पे, व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो जो रिजल्टेंट आएगा मतलब दो वेक्टर की एडिशन जो आएगी उसके अंदर हम लिखेंगे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस ऑफ 180 डिग्री। 180 डिग्री कितना होता है? कॉस 180 डिग्री -1. यस, कॉस 180 डिग्री इज़ नथिंग बट -1। तो ये रिजल्टेंट का फॉर्मूला कैसे दिखेगा? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, -1 है तो इधर के आके -2pq लिखेंगे, राइट। ये जाना पहचाना है। a² + b² -2ab दैट इज़ a - b का होल स्क्वायर।
तो दिस इज़ नथिंग बट p माइनस क्यू का होल स्क्वायर। तो ये जो रिजल्टेंट है दिस इज़ नथिंग बट p माइनस क्यू। सो दो वेक्टर को हम सीधा सीधा सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो p कितना है हमारा 3 1 sir. माइनस ये 4। Minus हम सिर्फ 1. मैग्नीट्यूड चाहते हैं, तो हम इसको +1 न्यूटन लिखेंगे। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है कि हम इसके नंबर में इंटरेस्टेड है, वो चाहे प्लस आए चाहे माइनस आए, ठीक है। तो हमने देखा कि सबसे कम आंसर कहाँ पे आ रहा है, और ये तीसरा रिजल्टेंट के अंदर ये फॉर्मूला को मैंने बॉक्स किया। तो ये क्वेश्चन से हमने कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझ ली कि दो वेक्टर के बीच में यहाँ पे अगर हम सिचुएशन, अगर फिज़िकल सिचुएशन देखें, क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि कोई एक ब्लॉक है, दो फोर्स इसके ऊपर लग रहे हैं जिनके बीच में एंगल 0 डिग्री है, तो मैं ऐसे दिखा सकता हूँ कि 3 न्यूटन और 4 न्यूटन। इस ब्लॉक को अगर दो फोर्सेस एक ही दिशा में खींचेंगे तो 7 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, रिजल्टेंट सीधा सीधा ऐड कर देंगे क्योंकि दोनों एक डायरेक्शन में, मतलब एंगल इनके बीच में 0 है। सेकेंड सिचुएशन अगर हम फिजिकल मतलब प्रैक्टिकल सिचुएशन से थोड़ा रिजेंबल करने की कोशिश करें कि मान लो कि दो फोर्सेस हैं, एक इसको यहाँ पे खींच रहा है 4 न्यूटन और एक इसको यहाँ पे खींच रहा है 3 न्यूटन, तो इसका जो रिजल्टेंट है वो कितना है 5 न्यूटन। और वो कहाँ रहेगा, इन दोनों के बीच में, मतलब बॉडी कहाँ चली जाएगी, इधर चली जाएगी। ये पिछले केस में हमने यही देखा था। थर्ड सिचुएशन क्या रहेगी, थर्ड सिचुएशन के अंदर दो फोर्सेस है, दोनों के बीच में 180 का एंगल है, मतलब एक फोर्स बॉडी को यहाँ खींच रहा है, मान लो कि P यहाँ खींच रहा है जस्ट फॉर एन एग्जांपल, और Q इसको यहाँ खींच रहा है। मतलब यहाँ पे हमने सीधा सीधा क्या की, सब्ट्रैक्शन की। मतलब दो वेक्टर एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में होते तो हम सब्ट्रैक्शन करते हैं डायरेक्टली, और दो वेक्टर एक ही दिशा में होते तो हम सीधा ऐड कर देते हैं। लेकिन इनके बीच में कुछ ना कुछ एंगल रहेगा तो हम यहाँ पे वो वैल्यू पुट करते हैं। इन दिस केस वो 90 डिग्री की वैल्यू थी थीटा की, तो हमें फॉर्मूला मिला √p² + q²। इसके अलावा कोई भी रहेगा, लेट्स से 60 डिग्री का एंगल रहेगा, तो हम यहाँ से शुरुआत करेंगे इस फॉर्मूला को, जैसे पिछले सवाल में हमने किया था, यहाँ पे cos 120 था, ठीक है। तो कई बार ये चीज़ें थोड़ा सा हैंडी हो जाती है समझना। पैरेलल वेक्टर है तो सीधा p + q कर दो, दोनों वेक्टर के बीच में 90 डिग्री का एंगल है तो हम उसे डायरेक्टली इस फॉर्मूला के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड ऑब्वियसली अगर 180 का एंगल है तो डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर देना दोनों को, ठीक है। कई बार सवाल इतना सीधा साधा भोला भाला सा नहीं होता है, ये सीधा साधा भोला भाला सा है सवाल कि सेपरेटली मेंशन किया P और Q ऐसा है और पूछा है कि इनके बीच में एंगल कितना है या मैग्नीट्यूड कितना है। सवाल इस प्रकार से भी पूछते हैं, स्टैंडर्ड वे होता है सवाल पूछने का ये, जो मैं अभी नेक्स्ट सवाल में ले रहा हूँ। आई हैव 3 minutes, आई कैन ईजिली कवर दैट वन। एक एग्जाम्पल समझते, दिस विल बी द लास्ट एग्जाम्पल फॉर टुडेज सेशन। एक एग्जाम्पल है, एक वेक्टर लिखा है 3i + 4j। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। तो ये मैथ्स के थ्रू लॉजिक समझना काफ़ी ज़रूरी है। ये जो लिखा है इसके पीछे का एक लॉजिक समझना, विजुअलाइजेशन करना काफ़ी ज़रूरी है। सिंपल सा ही सवाल है, अगर हम इसको इजीली डिकोड कर पाते हैं, मैं समझाऊंगा। देखो बच्चों, कोई ट्राई करना चाहेगा इसको, मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। सर यहाँ पे तो हमें पता ही नहीं सर कितने वेक्टर है, 2 वेक्टर है, क्या है, इनके बीच में एंगल कितना है, वो छुपा हुआ है। ये जो लिखा हुआ है ना, इसके अंदर ही छुपा हुआ है वो। यस, सर्वेश बोल रहे हैं 19 होगा सर। वेरी गुड बेटा। बाकी बच्चे सोचे क्यों 90 डिग्री होगा यहाँ पे एंगल, क्योंकि जे कैप का डायरेक्शन अपवर्ड होता है और आई कैप का। हाँ, सो आई कैप और जे कैप के बीच में एंगल कितना होगा, एक्स और वाई एक्सिस के बीच में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। सर पाई आएगा, मैग्नीट्यूड पाई। मैग्नीट्यूड 5 आ गया। देखो इसका मतलब है यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है ये क्या है, R, दिस इज द रिजल्टेंट। किसका रिजल्टेंट भाई, दिस इज, मान लो फर्स्ट वेक्टर, एक वेक्टर है, वेक्टर फर्स्ट क्या, इसको P वेक्टर मान लो, P Q से फैमिलियर हो गए, दिस इज P वेक्टर, और ये जो लिखा है दिस इज Q वेक्टर। उनके डायरेक्शन भी पता है ना। क्या ये सिचुएशन, ये जो लिखा हुआ है R वेक्टर इज इक्वल्स टू 3i + 4j, ये किसी सिचुएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है मैथमेटिकली, ठीक है। इसका मतलब है यहाँ से मैं अगर इसको ग्राफिकली पुट कर दूँ,
आई कैप डायरेक्शन में कितना मैग्नीट्यूड है 3, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 3 इन एक्स डायरेक्शन, और वाई डायरेक्शन में कितना मैग्नीट्यूड है 4। तो यही पॉइंट से हम जोड़ के ऊपर लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये हो जाएगा 4। तो ये मेरा P बन गया 3, Q बन गया 4। यहाँ से सीधा सीधा देखने को मिल रहा है थीटा इनके बीच में कितना है 90 डिग्री है। बस टॉपिक ख़त्म, यही पे एडिशन ख़त्म। अभी क्या है, फॉर्मूला लगाएंगे। रिजल्टेंट पूछा है √P² + Q²। सर 2PQ cos थीटा क्यों नहीं लिखा? थीटा कितना है 90 डिग्री, वो पूरी टर्म ज़ीरो हो जाएगी। सो आंसर मेरा क्या आ जाएगा 3² + 4² विच इज़ नथिंग बट √25 विच इज़ नथिंग बट 5 यूनिट्स। ये जो भी कुछ यूनिट लिखा हो, फोर्स लिखा होगा तो न्यूटन लिखेंगे, वेलोसिटी लिखा होगा तो मीटर पर सेकेंड लिखेंगे। वैसा कुछ मेंशन नहीं था तो मैंने सिर्फ यूनिट्स लिखा आगे। ठीक है सर, ये आगे वाली टर्म कहाँ चलेगी 2PQ cos थीटा? अरे बेटा cos 90 डिग्री है ना, तो ये टोटल टर्म को ज़ीरो बना देगा, वो cos 90 ज़ीरो होता है। ठीक है, तो जब कभी इस फॉर्म में लिखा है तो श्योर शॉट हमें पता है कि दो वेक्टर से यहाँ पे और उनके बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री, सीधा सीधा ये फॉर्मूला लगा देना। ठीक है, 10-20 सेकेंड भी बच जाए तो बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। ठीक है, ठीक, खैर हम तो अभी बहुत ही बिगिनिंग लेवल पे बातें कर रहे हैं, वो तो बहुत आगे बात होगी कि टाइम को कैसे कट किया जाए। पहले समझने की बात है, फिर प्रैक्टिस करेंगे, फिर हम ये भी देखेंगे कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए कोई भी क्वेश्चन को 30-40 सेकंड में कैसे सॉल्व किए करें, और वो करने के लिए क्या क्या मेहनत हमें करनी पड़ेगी क्या, ताकि वो लेवल तक हम पहुंच सकें। ठीक है, हमारा अल्टीमेट एम क्या है, फिजिक्स के अंदर कोई भी सवाल को 30 से 40 सेकंड के अंदर सॉल्व करना है। ठीक है, तो आज का लेक्चर बच्चों हम यही ख़त्म करते हैं। कल हम फिर मिलेंगे और इसको मल्टीप्लिकेशन और पोजीशन वेक्टर, ये दो नए कॉन्सेप्ट हम इसी टॉपिक के अंदर समझने की कोशिश करेंगे। दिस टॉपिक विल टेक 2 more days, कल परसों 2 दिन और लगेंगे, 2 दिवस अजून लागतील या टॉपिकला आपल्याला, अँड देन वी आर रेडी टू गो टू डील द फर्स्ट फिजिक्स टॉपिक दैट इज़ काइनेमेटिक्स। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच। नोट्स मैं अपलोड कर देता हूँ ऐप के ऊपर और ग्रुप के ऊपर भी। रिकॉर्डिंग भी इसकी कंप्लीट हो चुकी है। आज के लेक्चर में इतना ही।